हेलो एवरीवन, अभी हम सेक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए 64 में आपको बता चुकी हूँ कि 64 किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है कि हर हाल में आपको क्या करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट को किस प्राइमरी एविडेंस के बिहाफ पे ही यानी प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर आफ्टर मेंशन, यानी कि वो सिचुएशन छोड़ के जो कि आपके बताई गई हैं सेक्शन 65 में। ठीक है, अगर सर्कमस्टांसेस बनते हैं 65 के अंदर के, तो सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं सेक्शन 65 आपको क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, सेक्शन 65 ये कह रहा है, बैरक में लिखा हुआ है, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन। इट मीन्स वो केस, वो सिचुएशंस जो कि जिनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं या दिया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मे बी गिवन। श्योरिटी नहीं कह रहा, शैल नहीं कह रहा है, मे कह रहा है। तो मे और शैल पे जरा सा ध्यान रखें कि इन सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस को दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे अगर आपको किसी की कोई कंप्लेंट करनी है तो आप उसकी कंप्लेंट एक एट ए टाइम या कोर्ट में जब केस चल रहा है, एक केस में डिसाइड हुआ था कि उस केस में क्या हुआ था कि अगर आपको सेकेंडरी एविडेंस देना है तो आप क्या करें, उसी टाइम ऑब्जेक्शन उठाते ना जिस टाइम हम सेकेंडरी एविडेंस दे रहे थे। ठीक है, अब आप बाद में उठा रहे हैं, जब वो केस क्या है आपका हाई कोर्ट चला गया, तो वहां पे उस यानी कि एपेलेट कोर्ट में वो आपका ऑब्जेक्शन मान्य नहीं है। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो इन वन वर्ड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपको कोई भी बात अगर प्रॉब्लम है या अगर आपको लगता है जी मैडम यहाँ पे गलत बता रही हैं आप, तो क्या है, आप उसी टाइम मुझे कहिए ना, आप उसके बिहाफ पे पेपर दे के आ गए और फिर बाद में कहें जी आपने तो गलत बता दिया था, तो ये तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं और ना ही ये कोर्ट में एडमिसिबल होगी। तो इस बात को आपको समझना है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आपको कब करना है, आपको शुरुआत में ही वो ऑब्जेक्शन रेज करना है। बाद में आप एपेलेट कोर्ट में जाके कह रहे हैं जी ये तो गलत आदमी, ये तो गलत एविडेंस दे रहे हैं, तो आप कोर्ट आपको ये कहती है कि अभी इतनी देर से आप क्या सो रहे थे, पहले नहीं बोल सकते थे आप इस बात को। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। सेकेंडरी एविडेंस अगर किसी ने दे दिया है और अगर आपको उस चीज से आपत्ति है, उस चीज से प्रॉब्लम है, तो आप उसको उसी टाइम बोलिए जब केस आगे प्रोसीड हो गया, जब केस आगे चल रहा है, आप बाद में समझा रहे हैं, तो ये कौन सा तरीका आपका। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा है, पहला पॉइंट जो आपको समझना है, इट मीन्स व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और appear to be in position or power। इट मीन्स सपोज मेरे और आपके बीच में कोई केस चल रहा है और आपको मेरे अगेंस्ट कोई कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है और वो जो ओरिजिनल है ना वो आपकी पावर में है। जैसे दो भाइयों के केस की बात करें, अभी अभी केस किया था, उसमें क्या था, दो भाई थे जिनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट था एक। अब वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट था उसमें जो ओरिजिनल पेपर थे, किस चीज के, मकान के जो ओरिजिनल पेपर थे, वो क्या है, वो छोटे भाई के कब्जे में थे और जो बड़ा भाई था उसके पास क्या है, उसकी क्या थी, जेरोक्स कॉपी थी, उसकी फोटो कॉपी थी, जबकि असली नाम उसी का था। तो अब आप समझ रहे मेरी बात, जब वो आपके पावर में नहीं है, ठीक है ना, जब वो आपकी पावर में नहीं है और आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, तो देन इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपको परमिशन देगी कि आप क्या है, कोर्ट में वो सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या है, वो आउट ऑफ रीच हो, आपकी पहुंच से बाहर हो या आपकी पोजीशन से बाहर हो, आपके कब्जे से बाहर हो, तो देन इन दैट केस यू कैन गिव। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट, पहुंच के बाहर, मैंने आपको बता दिया कि वो आपकी पावर के बाहर है। ठीक है, अब इसमें या फिर जिसके पास वो है, या फिर जिसके पास वो है वो कोर्ट के सब्जेक्ट से बाहर है, यानी कि कोर्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है या कोर्ट का जो रूल है उससे बाहर है। पहला क्या कहा मैंने, आपकी पहुंच, वो उसकी पहुंच के बाहर है, दूसरा सब्जेक्ट से बाहर है कोर्ट के, या फिर, ठीक है ना, या फिर कोई बाउंड है उस चीज को लाने के लिए लीगली,
या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि बाउंड तो है लीगली प्राइमरी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए और वो नहीं ला पाता अंडर सेक्शन 66, तो भी वो क्या कर सकता है, सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो भी क्या है, वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। अब इसको समझने के लिए बेरेक के एक वर्ड को समझ लेते हैं। देखिए मैंने बता दिया है, when the original is shown or appear to be in the possession or power, ठीक है, of the person against whom the document sought to be proved, किसके बाहर है, उस व्यक्ति के जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, और any person out of reach और नॉट सब्जेक्ट टू दी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ना तो कोर्ट का सब्जेक्ट है वो, और एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन इन सेक्शन 66 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में बता दिया, और बेरेक की अगर हिंदी की लैंग्वेज भी पढ़ना चाहते हैं तो भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये लिखी है कि किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का सेकेंडरी एविडेंस इन सिचुएशंस में दिया जा सकेगा। देखिए आपको इसकी जब आंसर राइटिंग करनी है तो आपको थोड़ा सा तो वर्ड को ऐसे तो लिखना ही है आंसर को कि हाँ लगे कि भाई कोई मतलब कोई नॉर्मल नहीं, कोई एडवोकेट लिख रहा है इस चीज को। तो पहला जो इसमें है, और का खा का लिखने की जरूरत नहीं होती, ABCD करके आप लिखें, आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो पहला जो A है उसमें ये लिखा है कि जबकि ये शो किया जा रहा है कि ये प्रतीत होता है कि जो ऐसा ओरिजिनल है वो उस व्यक्ति के कब्जे के बाहर है, यानी उसकी पावर से बाहर है, ठीक है, जिसके विरुद्ध उस डॉक्यूमेंट का साबित किया जाना, जिसके विरुद्ध उसको मतलब साबित करना है वो उसके पास नहीं है, या जो कोर्ट की पोजीशन से बाहर है या उसके रूल से बाहर है, जो उसे पेश करने के लिए लीगली बाउंड है, देन इन दैट केस क्या होगा, जबकि ऐसा जो पर्सन है अंडर सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। तो क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब इसका जो बी है, क्लॉज बी क्या कह रहा है, क्लॉज बी आपको ये समझा रहा है कि देखिए when the existence, condition or contents of the original have been proved to admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest। देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको क्या करना है, कोर्ट में लाना है, तो उस डॉक्यूमेंट की जो एग्जिस्टेंस है या उसकी जो कंटेंट है, जो उसकी जो कंडीशन है, ठीक है ना, आप या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, या इसमें एक वर्ड यूज किया इन्होंने, इन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो राइटिंग में उस चीज को एडमिट कर लेते हैं कि हाँ, कि जो भी आप डॉक्यूमेंट में ये जो कंटेंट बता रहे हैं वो सही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई भी डॉक्यूमेंट अगर है और कोर्ट में प्रोड्यूस करना है और उसके जो भी कंटेंट है या उसकी कंडीशन है, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है आपका या जो भी इंटरेस्ट है, तो वो ये कहता है जी हाँ, जो भी आप कह रहे हैं इस डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट है वो मुझे एक्सेप्ट है, यानी मैं उस चीज को एडमिट करता हूँ, ठीक है, एडमिट कर लेता है कि हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस सिचुएशंस में, इस केस में भी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आप बात कोर्ट में लाना चाह रहे हैं और उसकी आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में कॉपी नहीं है और आप उसको ऐसे ही बता रहे हैं कोर्ट में कि जी साहब ऐसे से बात है, तो जिसके अगेंस्ट आप उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो राइटिंग में लिख के दे दे जी हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, तो भी आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। कोर्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और कोई भी आपत्ति कोई नहीं उठाएगा आपको इस चीज के लिए, ठीक है। इसका आप देख लेते हैं, इसमें लिखा है, बेरेक में लिखा है आपका बी, ठीक है, हिंदी में लिखा है बेरेक की लैंग्वेज को अगर मैं पढ़ूं, जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू राइटिंग में यानी इन रिटर्न उसको एडमिट कर लिया जाता है, देन आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अब इसका सी पढ़ लेते हैं। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, और when the party offering evidence of its contents cannot for any other reason not arising from his own default or negligence produce it reasonable time। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बात ये समझाई जा रही है कि जहां पर
कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है वो लॉस्ट हो गया है या वो खो गया है या वो नष्ट हो गया है, किसी भी तरीके से वो क्या है, नष्ट हो चुका है। अगर आप इस चीज को समझे तो क्या होगा, ठीक है, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहां पे आपको समझना है। तो यहां पर, ठीक है, यहां पर जो उसके कंटेंट है उसका एविडेंस देने की जो प्रस्थापना करने वाला पक्षकार है, यानी कि जो उसका एविडेंस देना चाह रहा है या जो भी उसके कंटेंट्स को देना चाह रहा है, वो उसके डिफॉल्ट की वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से हुआ है उस डॉक्यूमेंट का ये हाल, ठीक है, तो भी क्या है, सेकेंडरी एविडेंस आप कोर्ट में दे सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? क्या कहा मैंने? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो गया, खो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, या जिस डिफॉल्ट की वजह से वो नया लाया नहीं जा सकता वो आपकी कमी की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से हुई है, तो भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, कोर्ट में एडमिसिबल होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी, कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा, लेकिन आपका नेग्लिजेंस होना भी उसमें क्या है, शो होता हो, ठीक है। इसका जो क्लॉज डी है, क्लॉज डी क्या कह रहा है, व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल, यानी कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो इस तरह का है कि उसको ना इजीली मूवेबल नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे कोर्ट में ना इजीली नहीं लाया जा सकता। जैसे कि सपोज कोई बड़ी सी कोई मशीन है, जैसे कि बहुत काफी ऐसी चीजें होती हैं कि जो इजीली आप उसको ला नहीं सकते, ठीक है, इजीली मूवेबल ना किया जा सके, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है। और इसका जो ई है, ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 64, चाहे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो अंडर सेक्शन 74 में, तो भी आप उसका सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा इसमें कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, तो इसके लिए रीड विद सेक्शन 674, तो आपको इतना ही तो मैं आगे पता ही दूंगी, लेकिन आपको इसके पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या क्या इसमें बात कही गई है। उसके बाद जो एफ है, एफ में क्या लिखा है, व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस एक्ट or by any other law enforced to India to be given in evidence, it means, देखिए, या वो डॉक्यूमेंट या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसका सेकेंडरी एविडेंस देना है वो ऑथोराइज है, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी इस एक्ट के अंदर परमिटेड है कि आप इसे दे सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि एक्ट के अंदर भी ऑथोराइज्ड है, तो आप उसकी भी उसका भी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखा है, जब मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित कॉपी या एविडेंस का दिया जाना इस एक्ट के द्वारा क्या है, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं, इन्फोर्स है, ऑथराइज है, ठीक है। अब आपका आ जाता है, इसका जी आ जाता है, ठीक है। जी क्या कह रहा है, जी कह रहा है कि देखो, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस अकाउंट है, इट मीन्स कई चीजों में वो लिखा है, कई चीजों में लिखा है न्यूमरस अकाउंट। मैंने आपको बताया था ना, कोर्ट का कंक्लूजन चाहिए, कोर्ट को कंक्लूजन चाहिए उसका, तो उसके लिए जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा, तो जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने की बात यहाँ पे आती है, तो जो भी उन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करेगा और उससे जो कंक्लूजन निकलेगा, समझ रहे हैं आप, उससे जो कंक्लूजन निकलेगा तो कोर्ट उसको क्या करेगा, एडमिसिबल करेगा, लेकिन किसके थ्रू होगा, वो जिसने एग्जामिन किया हो, तो ही आप क्या करेंगे, सेकेंडरी एविडेंस देंगे। मैं दोबारा से समझा देती हूँ, देखिए इंग्लिश में लिखा है, व्हेन द ओरिजिनल्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन, यानी उसको इजीली एग्जामिन नहीं किया जा सकता इन कोर्ट, एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज द जनरली रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन। इसको ऐसे बोलिए शॉर्ट एंड स्वीट, कि बहुत सारी चीजों में से किसी चीज का कंक्लूजन निकालना है, तो ये एक आदमी आराम से बैठ के करेगा तो ज्यादा ठीक निकलेगा, तो जो कर रहा है इस चीज को, वो जो कंक्लूजन देगा, उसके कंक्लूजन के थ्रू कोर्ट उसको एडमिसिबल करेगा, उन डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट के कंक्लूजन को। लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनर होगा ना, यानी जिसने एग्जामिन किया उन डॉक्यूमेंट को, उसका ही कंक्लूजन कोर्ट में एडमिसिबल होगा इन सेकेंडरी एविडेंस। हिंदी में बेरक में लिखा है, जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेज में है
कि कोर्ट में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वो फैक्ट जिसे साबित किया जाना है वो संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। आगे ना आपको बात समझ में? जैसे बहुत सारी किताब फैली हुई है, उसमें से आपको एक चीज, उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा देख करके उनका सार निकालना है। या इसको मैं ऐसे बोलूं, जैसे कि आपका खुद का एग्जाम, हमारा जो हम PCSJ का एग्जाम देते हैं, उसमें क्या होता है, देखिए कितना लॉ पढ़ते हैं, कितना लॉ पढ़ते हैं, उसके बाद कोई सारा तो पूछता नहीं है फिर भी, ठीक है ना, पर सारा निचोड़ पेपर में पूछ लेता है, जिसके बिहाफ पे आपको निश्चित कर दिया जाता है कि हाँ आपको इन बातों का ज्ञान हो गया है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। मैं वापस एक वर्ड में जल्दी से रिवीजन मार देती हूँ। पहला मैंने क्या कहा? पहला मैंने कहा पावर से बाहर है, ठीक है, पावर से बाहर है आपकी, या फिर लीगली बाउंड है, वो नहीं ला सकता उस चीज को, ठीक है, लीगली जो बंदा बाउंड है वो उस चीज को नहीं ला सकता, आपकी पावर से बाहर है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि देखिए जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसके इंटरेस्ट में अगर वो लिख के दे देता है तो भी वो क्या है, ओरिजिनली उसमें वो तो भी सेकेंडरी एविडेंस की फॉर्म में उसको एडमिसिबल किया जाएगा। अदरवाइज आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, या फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या उसे इजीली मूवेबल नहीं किया जा सकता, या वो ऑथोराइज्ड है, ठीक है, या फिर वो न्यूमरस अकाउंट में है। तो ये सारे पॉइंट आपको एक एक वर्ड में लिख लेने हैं, याद करने के पर्पज से याद आपको करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, इसमें जो लिखा है लास्ट में, ये बहुत समझने की चीज़ है। आपको क्या है ये देखिए, इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि सारी बातों का सार इन्होंने आपके बेरक अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लॉज A और क्लॉज B C करके, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं सिंपल बता देती हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ACD समझ रहे हैं ना, जो अभी भी मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया, जो हमने ACD में पढ़ा है, यानी कब्जे से बाहर है, या लीगली बाउंड है, या आउट ऑफ रीच है, अगर ऐसा कुछ है, या ओरिजिनली डिस्ट्रॉय हो गया है, लॉस्ट हो गया है, या ये सर्कमस्टांसेस हैं कि उसका कोई भी सेकेंडरी एविडेंस है तो उसको किसी भी तरह उसका सेकेंडरी एविडेंस है तो किसी भी तरह एडमिसिबल होगा। कौन सी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई, कब्जे से बाहर, लीगली बाउंड, अगर ये सारी सिचुएशन जो हमने ACD में पढ़ी, अगर ऐसा कुछ है तो किसी भी तरह का सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा। इन केस लिखा है ना। अब B में देखिए, B में क्या लिखा है, राइटिंग में एडमिसिबल कर लिया है तो भी सेकेंडरी एविडेंस होगा, ठीक है। तो इसमें आपका कोर्ट में रिटर्न में देना जरूरी है तभी होगा, तो अगेंस्ट पार्टी रिटर्न में देगी ना। अब इसमें E लिखा है, देखिए क्या लिखा है, E में लिखा है पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात अगर है कुछ सर्टिफाइड कॉपी की, तो इसके बिना और कोई भी कॉपी आपकी एडमिसिबल नहीं होगी। सर्टिफाइड कॉपी जो है वही आपकी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट G है, लास्ट है न्यूमरस जो भी अकाउंट है, जो एग्जामिनर होगा, जो उसको एग्जामिन करेगा, उसी की वजह से वो रेलिवेंट होगा, उसी की वजह से वो एडमिसिबल होगा। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अब आपका 65 और 65A और 65B है। 65A क्या कह रहा है, देखो 65A, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब 65A आपको क्या कह रहा है, ये बता रहा है, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बताया था मैंने कि कोर्ट में कई बार कई केस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आपको पेश करना पड़ता है, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने आपको बताई। एक एक चीज मैंने अच्छे से समझाया था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो किस तरीके से क्या है एडमिसिबल होगा। वैसे तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्री में ये पूछे जाते हैं तो आपको डिटेल में वर्ड टू वर्ड समझना होगा। आप कुछ भी एविडेंस में ऐसा ना समझें कि इसको छोड़ दें उसको छोड़ दें, इसीलिए मैं इसके एक एक सेक्शंस को पढ़ रही हूँ अच्छी तरीके से, जिससे कि कुछ भी ना हमसे स्किप हो। क्योंकि चाहे आपका सिविल हो, या आपका क्रिमिनल हो, या आपकी वकालत हो, या और भी कोई एग्जाम हो, एविडेंस सारी दुनिया में पूछा जाता है, जो भी आप लॉ के एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो 65A और 65B क्या है, 65A और B आपका इंसर्टेड है कहाँ से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के थ्रू इसको अमेंडमेंट के थ्रू 2000 में इसको अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, ठीक है। आई होप मुझे आपको ये बताने की अब जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है क्या है, मैं आपको समझा चुकी हूँ साउंड का और आपका फोटो वगैरह का, सब तरीके से किस तरीके से उसको आपको रखना है। आपको पूछा जाएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है कौन से सेक्शन में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 65A जो है आपका, जो सेक्शन 65A है वो स्पेशली प्रोविजन बताता है किस चीज के, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के, ठीक है।
और जो आपका 65B है वो एडमिसिबिलिटी बताता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी किस तरीके से होगी। तो 65A की अगर मैं बात करूं, 65A की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिखा है द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65B। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स की, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जो कंटेंट्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक अगर आप रिकॉर्ड को आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो सेक्शन 65B के थ्रू ही आप उसको साबित कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा होगा तो आपको भी फिर सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है।